नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ मंत्रा में। और हमेशा की तरह मैं हूं आपकी दोस्त तन्वी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के जरिए हमेशा हमारी ये कोशिश होती है कि तमाम तरह की बीमारियों के बारे में आपको दे ढेरों ढेर जानकारियां, ताकि समय रहते ही आप इन विषयों से जानकारी पाकर किसी भी बीमारी का गंभीरता से सामना कर सके और उसे अपने आप से कोसों दूर भगा सके। आज की कड़ी में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी ही खास बीमारी के बारे में ढेरों जानकारियां, जिसका नाम है प्रोस्टेट कैंसर। जी हाँ, प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते, पर जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्राथमिक स्तर पर ही इसकी जानकारी हो जाती है तो काफ़ी हद तक मुमकिन है इस रोग से बचना। इस रोग के बारे में ढेरों जानकारियाँ देने के लिए, इसके तरह तरह की बातें बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे पास स्टूडियो में मौजूद हैं एक बेहद खास मेहमान। जी हाँ, तो आइए करते हैं इनसे मुलाकात। हमारे आज के खास मेहमान हैं 2012 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह जी। जी हाँ, डॉक्टर साहब के बारे में बताते चलें कि पिछले 15 वर्षों से लगातार इन्होंने महावीर कैंसर संस्थान के डायरेक्टर के पद पर काम किया था और अभी वर्तमान में वो डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं एसएस हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पटना में। इसके साथ ही ये आईएमए में नेशनल वाइस प्रेसिडेंट के पद पर भी 2014 में मनोनीत किए गए हैं। कई तरह के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इनकी झोली में शामिल है और बहुत ही सराहनीय काम किया है इन्होंने कैंसर के क्षेत्र में। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। और सबसे पहले हम जानना चाहते हैं आपकी उस अनुभूति के बारे में जब आपको 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, तब कैसा महसूस किया था आपने? ये महज एक दिन पहले हमें इसकी जानकारी दी गई और ये दिल्ली से होम डिपार्टमेंट से मुझे खबर आई 25 जनवरी को कि आपका नाम माननीय राष्ट्रपति जी ने इसके लिए आपका नाम सुझाया है, आप इसे स्वीकार करेंगे। तो मुझे बहुत ही सुखद अनुभूति हुई। और बाद में हमें ये पता चला कि पूरे भारतवर्ष में उस साल सिर्फ एक ही डॉक्टर को, जिसमें कि 17-18 लाख डॉक्टर हैं, उसमें एक डॉक्टर को सिर्फ चुना गया पद्मश्री अवार्ड के लिए। और बिहार और झारखंड में कई सारी विधाओं में दिए जाते हैं पद्मश्री अवार्ड, लेकिन उस साल ऐसा हुआ कि किसी का भी नाम नहीं आया, सिर्फ एक ही नाम आया, वो भी मेडिकल साइंस में, जिसमें कि मेरा नाम था। तो कहा जाए कि मैंने जो काम किया, खास करके कैंसर के क्षेत्र में, खास करके जो हमने प्रिवेंशन में, कैंसर की रोकथाम में, जागरूकता बढ़ाने में, कैंसर का एडुकेशन देने में, ये जो राष्ट्रव्यापी हमने काफ़ी काम किया, लगता है कि भारत सरकार ने इसे सराहा और भारत सरकार ने हमारे कार्यों को इसके लिए उपयुक्त समझा, इसीलिए ये अवार्ड में दिया। क्या बात है, जज्बा और भी निखरता है, काम करने का जुनून और भी बढ़ता है जब मिलती है सराहना और प्रयास को सफलता। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर साहब के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इसके साथ ही डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं प्रोस्टेट कैंसर के बारे में, क्योंकि बहुत सीमित जानकारी है इसके बारे में हमें भी और लोगों को भी। तो क्या है प्रोस्टेट कैंसर, बताएं हमें। देखिए, प्रोस्टेट एक तरह की ग्रंथि होती है, एक तरह का ग्लैंड होता है जो पुरुषों में पाया जाता है, और वो पेशाब और ब्लैडर के, यूरिनरी ब्लैडर के थैली के पास वो रखा रहता है, जहाँ से कि उसमें से सीमेंस आते हैं और खास करके स्पर्म, जो जिससे कि संतान पैदा होते हैं, उसका जो है सो वहीं से तैयारी होती है और वहीं पर वो तैयार होते हैं स्पर्म, और वहीं से जो है सो वो निकलते हैं। और ये प्रोस्टेट में ऐसा देखा गया है, पिछले मैं 35 साल का अनुभव अपना बता रहा हूँ, कि पहले प्रोस्टेट कैंसर भारतवर्ष में बहुत कम पाए जाते थे, लेकिन अब देखा हमने अपने इस कई सालों के दरमियान में कि भारतवर्ष में भी प्रोस्टेट कैंसर की संख्या में काफ़ी बड़ा इजाफा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा। और प्रोस्टेट कैंसर जो है, इसमें जो लोग आ रहे हैं खास करके, वो ऐसे हैं कि कोई बच्चे नहीं होते हैं, कोई वयस्क भी नहीं होते हैं, बूढ़े लोग आते हैं। 60 साल से नीचे यदि देखा जाए तो महज 15 से 20% ही प्रोस्टेट कैंसर होते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा केसेस जो होते हैं वो 60 और 70 के बीच में भारतवर्ष। यानी कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रभावित वर्ग जो है वो, इसका हम मान सकते हैं, जो वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहे होते हैं, वो लोग होते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। एक सामान्य दर की बात करें, रेशियो की अगर बात करें इससे पीड़ित लोगों की, तो भारत में क्या है इसका रेशियो? देखिए, पूरे विश्व में यदि हम बात करें तो अभी 4 से 5 लाख के लगभग लोग प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित है। लेकिन भारतवर्ष की यदि बात करें तो हमें लगता है कि मुश्किल से
6 से 7% अभी प्रोस्टेट कैंसर की संख्या भारतवर्ष में है। डॉक्टर साहब, अगर कारणों की बात करें तो जी। सबसे बड़े कारण क्या होता है प्रोस्टेट कैंसर होने के पीछे का? खास करके एक हार्मोन होते हैं बॉडी में जो कि प्रोस्टेट कैंसर के द्वारा तैयार होते हैं, वो होता है एंड्रोजन। तो एंड्रोजन के हार्मोन के बढ़ने और घटने के बाद इसके चलते प्रोस्टेट में परिवर्तन होता है और पाया गया है कि जहाँ जहाँ इस हार्मोन में ज़्यादा बढ़ने की संभावना रहती है वहीं पर प्रोस्टेट कैंसर होते हैं। वैसे कारण और भी हैं कि जैसे कि जेनेटिक, ऐसे परिवार में जिसके कि पिता, जिसके कि भाई प्रोस्टेट कैंसर से सफ़र कर रहे हैं, तो वैसी जगहों में भी देखा गया कि 2-3 गुना वैसे आदमी को होने का खतरा ज्यादा होता है बनिस्बत आम आदमी से। जी, यानी कह सकते हैं कि अनुवांशिक बीमारी भी है कुछ हद तक ये। वैसे लोग खास करके जहाँ की अपर क्लास के लोग हैं, जहाँ की खास करके खान पान में जहाँ की नॉन वेज खाने का ज़्यादा प्रचलन है, वहाँ भी ऐसा चीज़ पाया गया है कि प्रोस्टेट कैंसर को ज़्यादा होता है। ये ऑब्जर्वेशन है लोगों का कि वहाँ देखा गया कि ज़्यादा होता है। अगर लक्षणों की बात करें तो एक सामान्य इंसान को कैसे पता चलेगा कि वो प्रोस्टेट कैंसर से गुजर रहा है? क्योंकि सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि उसके लक्षण क्या है ताकि हम जाके डॉक्टर से मिले। तो क्या है इसके सिम्टम? सबसे पहला सिम्टम तो ये होता है कि पेशाब जो लोग करते हैं उसमें खास करके रुकावट होने लगती है जी। पेशाब में बार बार पेशाब का होना, फ्रीक्वेंसी जिसको कहते हैं वो बढ़ जाना। दूसरी बात है कि पेशाब रुक रुक के होना, जब भी पेशाब गए तो खालीपन का एहसास ना होना, लगे कि अभी हम खाली नहीं हुए, फिर हमें जाने की जरूरत पड़ी। तो ये सबसे ज्यादा जो होता है ये पेशाब से ही संबंधित होता है। अगर इसके इलाज की बात करें, इसके रोकथाम की बात करें, तो क्या कोई ऐसा ब्लड टेस्ट है जिससे हम जो प्रोस्टेट कैंसर है उसे डिटेक्ट कर सकते हैं, उसकी पहचान कर सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छी चीज है प्रोस्टेट कैंसर में कि एक ऐसा टेस्ट आया है जो कि प्रोस्टेट कैंसर बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है उसकी पहचान तुरंत करा देता है। उसको हम लोग PSA बोलते हैं। PSA का बढ़ना शो करता है कि उनको प्रोस्टेट में कैंसर है, लेकिन ये 100% नहीं है। फिर भी आपको उसके साथ फिर और भी जांच करानी होगी, खास करके निडल दे करके मांस की जांच करनी पड़ती है, जिसको हम लोग FNAC कहते हैं या जिसको हम लोग बायोप्सी कहते हैं, वो कंफर्म करता है। बहुत सारी बात है, बहुत सारी ऐसी जांचें हैं जिससे आप डिटेक्ट कर सकते हैं प्रोस्टेट कैंसर को और सही समय पर सही रोकथाम कर इस बीमारी को अपने आप से कोसों दूर कर सकते हैं। अभी भी बहुत कुछ खास बातें बाकी हैं प्रोस्टेट कैंसर के बारे में, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हेल्थ मंत्रा। एक बार फिर से मेरे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत आपके खुद के ही पसंदीदा कार्यक्रम हेल्थ मंत्रा में। और आज हम बात कर रहे हैं प्रोस्टेट कैंसर के विषय में, और इस विषय में ढेरों जानकारियां देने के लिए हमारे साथ हैं हमारे खास मेहमान पद्मश्री डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह जी। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे ऐसे ब्लड टेस्ट के बारे में जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। बिल्कुल सही। इसके साथ ही हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब किसी इंसान को ये पता चल जाए कि हाँ उसे प्रोस्टेट कैंसर ही है, उसका डायग्नोस हो जाए, तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो उस इंसान को उठाना चाहिए वो क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जरूरी है कि प्रोस्टेट में जो कैंसर हुआ उसकी स्थिति क्या है, किस स्टेज में है। ये किसी भी कैंसर के लिए एक डिक्टम है कि जानकारी होनी बहुत जरूरी है कि वो किस स्टेज में है, ताकि हम उसी की तरह से इलाज कर सकें। यदि मान लीजिए कि ऐसा पता चला, चाहे अल्ट्रासाउंड से, चाहे CT स्कैन से या MRI से, यदि पता चला कि प्रोस्टेट में कैंसर सिर्फ प्रोस्टेट तक ही है, तो हम लोग उसको अर्ली स्टेज बोलते हैं। और यदि ये बाहर चला गया और अन्य भागों में पहुंच गया तो उसे हम लोग एडवांस कहते हैं। तो अर्ली की इलाज अलग होती है, एडवांस की इलाज अलग होती है। अर्ली में हमें 2 तरह की इलाज हम लोग करते हैं। एक तो होता है जिसमें हम लोग कहते हैं ऑपरेशन, सर्जरी, और दूसरी जो इलाज होती है उसको हम लोग कहते हैं रेडियोथेरेपी, विकिरण के द्वारा। तो ये 2 इलाज को हम लोग उसमें मरीज की स्थिति देख के, मरीज के और भी जो उनके शरीर में बीमारियां हैं उनको देख के हम लोग चुनते हैं कि उनको या तो हम सर्जरी के द्वारा करें या हम विकिरण के द्वारा उनकी इलाज करें। लेकिन यदि ये बीमारी आगे बढ़ गई, और सबसे बड़ी इसकी जो एफिनिटी है, जो कहा जाता है कि जो ये हड्डी जो होती है शरीर की,
वहाँ तक पहुँचने किसकी होती है। ये पूरे शरीर के हड्डी में चली जाती है। बगल में ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर है, पेशाब की थैली है, वहाँ भी जाके वो पकड़ लेता है और भी अगल बगल के नोड्स को पकड़ लेता है। तो यदि ऐसी बात है तब तो ना तो सर्जरी ना विकिरण उसमें काम करेगा। तब उसमें हम लोग हार्मोन के द्वारा सबसे पहले उसमें हार्मोन दे करके और हार्मोन के टैबलेट दे करके उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं। प्रोस्टेट एक ऐसी बीमारी है जिसको आराम से किसी एक टैबलेट के द्वारा बहुत ही लंबे समय तक के लिए उसकी ज़िंदगी को बढ़ा सकते हैं, ज़िंदगी को कंफर्टेबल बना सकते हैं। और कहा जाए तो एक सामान्य ज़िंदगी आदमी देता है सिर्फ एक टैबलेट से, जो कि अमूमन कैंसर में नहीं होता। डॉक्टर साहब, इसके साथ ही हम आपसे जानना चाहेंगे कि सर्जरी के बाद किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित व्यक्ति को? देखिए, मैंने बताया कि जब प्रोस्टेट थोड़ी बड़ी अवस्था में होती है तो अगल बगल के जो ऑर्गन्स होते हैं उसको भी इफेक्ट करता है। तो जब भी हम सर्जरी करेंगे तो प्रोस्टेट को तो निकालते ही हैं और प्रोस्टेट के साथ बाकी सारी चीज़ों को निकालते हैं वहाँ से। अब जब हर चीज़ तो वहाँ पे ऐसी है कि उसका कुछ ना कुछ उपयोग शरीर कर रहा है, यदि सारी चीज़ें निकालेंगे तो दिक्कत तो आएगी ही। सबसे बड़ी दिक्कत होती है पेशाब की, चूँकि पेशाब की नली भी वहाँ से निकलती है। तो वैसे में एक नया पेशाब का थैली बनाना पड़ता है और उसके थ्रू पेशाब को निकाला जाता है। तो एक जो नेचुरल थैली है और नेचुरल जो रास्ता है वो नहीं करके एक दूसरा हम लोग को तैयार करना पड़ता है। तो जिसको कहते हैं इनकंटिनेंस, जिसको बोला जाता है हम लोग कि बार बार चीज़ें पेशाब हो रही है उसको, तो थोड़ी ये दिक्कत होती है बहुतों में, बहुत हो सकती है। थोड़ी बहुत सेक्सुअल लाइफ में भी दिक्कत आती है, खास करके किसी के भी, चूँकि प्रोस्टेट का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट अंग है। तो आदमी जीता तो जरूर है लेकिन थोड़ी परेशानियां उनकी होती रहती है। ये सब चीज निर्भर करता है कहाँ तक आपने सर्जरी की, कहाँ तक किस किस ऑर्गन को हटाया, किस ऑर्गन को छोड़ दिया, इस पर निर्भर करता है सारी बातें। जी बिल्कुल। इसके साथ ही डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या प्रोस्टेट कैंसर क्यूरेबल डिजीज है? क्या ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है या फिर दवाइयों के माध्यम से ही हम अपनी जिंदगी की जो लंबाई होती है उसे बढ़ा सकते हैं? नहीं, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसा कैंसर है कि जो हम ये नहीं कहते कि पूरी तरह ठीक हो सकता है। कैंसर में क्योर वर्ड बहुत कम जगहों के लिए होता है। क्योर कंट्रोल होता है, तो कंट्रोल हम लोग करते हैं। और प्रोस्टेट एक ऐसा ऑर्गन है कि यदि बीमारी अर्ली स्टेज में पकड़ी जाए तो बहुत बहुत लंबी जिंदगी दी जा सकती है और बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के आदमी नॉर्मल लाइफ जी सकता है। इसको हम लोग कंट्रोल करना करते हैं और काफ़ी हद तक प्रोस्टेट की बीमारी को हम लोग कंट्रोल करते हैं। क्योंकि एक अच्छी बात होती है कि प्रोस्टेट तो मान ली 80 साल में हुआ, यदि आपने 10 साल भी उसकी लाइफ बढ़ा दी तो बहुत बड़ी बात है। प्रोस्टेट के लिए सबसे अच्छी बात है कि हम लोग काफ़ी लंबी उम्र उनकी बढ़ा सकते हैं और काफ़ी अच्छी ज़िंदगी वो जीते हैं। यहाँ ज़्यादा उम्र के जो भी लोग हम देखते हैं उनमें ज़्यादातर डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह और हाइपरटेंशन की समस्या होती है। ऐसे में अगर वो इंसान प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित हो जाए तो इन चीज़ों के इलाज के साथ साथ क्या प्रोस्टेट कैंसर का इलाज संभव है? बिल्कुल संभव है। अमूमन ये देखा गया है कि ओल्ड एज में खास करके जो बूढ़े लोग होते हैं उसमें ये बीमारी सामान्य है। डायबिटीज़ भी होती है, हाइपरटेंशन भी होती है और साथ साथ प्रोस्टेट भी होता है। तो तीनों के इलाज हम लोग एक साथ करते हैं। अच्छी बात यह है कि डायबिटीज़ के लिए भी कुछ टैबलेट लेने पड़ते हैं या बहुत हुआ तो थोड़ी इंसुलिन लेनी पड़ती है। आप आराम से पूरी ज़िंदगी जीते हैं। हाइपरटेंशन के लिए 1-2 दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं टैबलेट, और प्रोस्टेट के लिए भी 1 दवाइयाँ लेनी पड़ती है। तो यदि 3 टैबलेट खा ली तो फिर क्या दिक्कत है? फिर आप जी बिल्कुल, यानी एक साथ भी इन तीनों बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। जी, प्रोस्टेट कैंसर के बारे में ढेरों जानकारियां दे रहे हैं हमें डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह जी, और भी बहुत सारी जानकारियां बाकी हैं जिसे आपको जानना बेहद ज़रूरी है। लेकिन उसके लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतज़ार। हम बस यूं लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मेरे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत आपके खुद के ही कार्यक्रम हेल्थ मंत्रा में। और आज हमारे साथ हैं पद्मश्री डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह जी, जो हमें जानकारी दे रहे हैं प्रोस्टेट कैंसर के विषय में।
डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आपने हमें बहुत कुछ बताया प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बहुत सारी किताबें लिखी हैं आपने बहुत सारी पब्लिकेशंस आपकी आए हैं, तो क्या उसमें भी आपने प्रोस्टेट कैंसर के बारे में कुछ खास जानकारियाँ दी हैं लोगों को? इसमें बहुत सारा जो हमारा चैप्टर ऐड हुआ है, खास करके कुछ किताबों उसमें प्रोस्टेट पे भी है, और जो हमने पब्लिकेशंस किया है उसमें भी बहुत सारे पब्लिकेशन प्रोस्टेट भी हैं। अभी हम लोग का एक प्रयोग चल रहा है। प्रयोग ये है कि हमने एनिमल पे हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, खास करके स्वीडिश माइस पे। स्वीडिश माइस इसलिए कि स्वीडिश बहुत प्योर होता है, बिल्कुल। इंडियन माइस उतना प्योर नहीं होता है। तो उस पर करीब 14,000 माइस पे हम लोग के वहाँ पे महावीर कैंसर संस्थान में हम लोगों ने रिसर्च किया। हम लोगों ने देखा कि खास करके जो हमारे ऑर्गेनोफॉस्फरस कंपाउंड्स हैं, खास करके इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, इन सब को हम लोगों ने चूहों पे डाला, और जब चूहों पर डाला तो देखा गया कि चूहों में खास करके प्रोस्टेट कैंसर की संभावना बढ़ गई। हाँ, उसमें बढ़ी, ओवरी की कैंसर की संभावना बढ़ गई, स्किन की संभावना बढ़ गई, उसमें प्रोस्टेट भी थे। अब उसमें ऐसा था कि जब इसको हम लोगों ने आयुर्वेदिक कुछ जो खाने की चीज़ें हैं, जैसे कि अश्वगंधा है, खास करके हम लोग के यहाँ हल्दी होती है ना, आंवला होता है, इन सब का एक मिश्रण बनाया गया, और मिश्रण बना करके उसको भी जो है हम लोगों ने धीरे धीरे चूहों पर, बहुत बड़ा एक प्रयोग है, बहुत बड़ा प्रयोग हुआ है कि हम लोगों ने डालना शुरू किया। एक खास प्रपोर्शन में जब इसकी मिलावट की गई, जिसमें हम लोग को 2 साल लगे इस प्रपोर्शन को लाने में, जब उसको हम लोगों ने दिया तो देखा गया कि वो वैनिश हो गया, खत्म हो गया वो। तो हम लोगों ने पहला भी जो उसका टिश्यू था वो भारतवर्ष के सबसे बड़े लेबोरेटरी में भेजा, जहाँ से प्रूफ हुआ कि उसको कैंसर है, और दूसरा जब हमने भेजा तो आया कि वहाँ से भी ठीक है। अब इसको हम लोग ह्यूमन पर प्रयोग कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी कदम होगा खास करके कैंसर की चिकित्सा में, जिसमें तमाम ऐसी चीज़ें जो हम लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाते रहते हैं, है ना, और अश्वगंधा, खास करके आंवला, हल्दी, ये सब चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं आसानी से, खाली प्रोपोर्शन उसमें एक होना चाहिए। यदि उस प्रोपोर्शन को हम यूज़ करें तो कितनी अच्छी बात है कि यदि कैंसर खत्म हो जाए तो एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा। और हम सब, इसलिए हमने आपको बताया कि हम लोग के यहाँ खास करके जो फर्टिलाइज़र हैं, इंसेक्टिसाइड हैं, ये सब जो चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कहीं न कहीं इसका प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए कि आपने हमसे पूछा कि किस किस कारणों से होता है, ये भी एक कारण हो सकता है। बिल्कुल जी, बहुत बड़ी वजह बताई आपने, और बहुत ही सराहनीय और उल्लेखनीय काम किया है आपने इस क्षेत्र में। एक कह सकते हैं कि अगर ये काम सफल हो जाता है तो वाकई क्रांतिकारी परिवर्तन लाएंगे प्रोस्टेट कैंसर के क्षेत्र में। इसके साथ ही डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक व्यक्ति जो प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित है, उसे कितने दिनों के अंतराल पर इस इलाज के दौरान डॉक्टर से नियमित संपर्क में रहना चाहिए? देखिए, एक नियम है कैंसर का कि जब आपने इलाज करा लिया तो आपको 1-1 महीना पे कम से कम 1 साल तक जाना चाहिए। यदि 1 साल तक सब चीज़ ठीक ठाक रहा आपका, तो फिर ये पीरियड हम लोग 2 महीना कर देते हैं। उसके बाद जब ये पीरियड 1 साल और बढ़ा तो 2 महीने का हुआ। इसके बाद जो अगला होता है फिर 3 महीने का करते हैं, लेकिन ताज़िंदगी उन्हें 6-6 महीना पर मिलना पड़ेगा कम से कम एक बार। चूँकि हम लोग उसमें जो कुछ दवाइयाँ कभी कभी देते हैं, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो 3 महीने और 6 महीने की इंजेक्शन होती हैं। क्योंकि बाद में जब प्रोस्टेट का कैंसर बढ़ जाता है तब हम उन्हें सुई देते हैं, और ये सुई का खास करके ऐसी सुई आई है बाजार में जो 6 महीने पे एक बार देनी है, तो 6 महीने पे एक बार उन्हें आना पड़ता है दिखाने के लिए। शुरुआती दौर में ही आपने ये बताया था हमें कि अनुवांशिक होती है बीमारी। अगर घर में बड़े भाई को या पिताजी को है तो ये संभावना है कि घर के जो छोटे लड़के हैं उन्हें ये चीज़ हो सकती है। तो हम जानना चाहेंगे कि ऐसे घर में जैसे लोग हैं प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित, तो उस घर के जो बाकी छोटे सदस्य हैं उन्हें किस तरह की अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए? प्रोस्टेट अनुवांशिक है, बहुत कम स्टेज में 2 से 3 गुना ही ज़्यादा उसमें माना जाता है, और ये बहुत सारा ऑब्जर्वेशन में देखा गया है। जैसे कि कैंसर में ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी का कैंसर, ये सब है, ये सब तो पक्की चीज़ें कि होती हैं, लेकिन प्रोस्टेट में भी देखा गया है कि 2 से 3 फोल्ड होते हैं ज़्यादा, जो कि प्रोस्टेट के घर में रह रहे हैं ऐसे लोग। उसमें क्या करना चाहिए कि लोगों को अपनी जांच करानी चाहिए। जांच क्या होता है कि सबसे पहले लोग दिखाते हैं कोई क्लिनिशियन से, और वो क्लिनिशियन ये देखता है कि प्रोस्टेट बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है।
अल्ट्रासाउंड सबसे अच्छी चीज़ है। या अपने फिंगर से भी लोग देखते हैं कि वो पखाने के रास्ते में ले जा करके कि उसमें प्रोस्टेट बढ़ा हुआ मिल रहा है कि नहीं। ये बड़ी सिंपल जांच है, कहीं भी जाएंगे तुरंत वो देख के बता देगा। यदि प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है तो फिर आगे की जांच होनी चाहिए। जैसा मैंने पहले बताया कि पीएसए बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, उनको पीएसए की भी जांच करनी चाहिए। और ऐसे घर में जहाँ की है उन लोगों को कम से कम साल में एक बार अपनी जांच जरूर करानी चाहिए। जरूर करानी चाहिए जी। क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या तो उसी की है ना, हमारे यहाँ 92% लोग आते हैं एडवांस स्टेज, ये सबसे बहुत मुश्किल हो जाती है। ये बहुत बड़ी समस्या है हम लोग के यहाँ कैंसर ट्रीटमेंट में, बहुत बड़ी समस्या है। चलते चलते क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से आप? देखिए, कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि इतना बड़ा ये भयावह रूप लेता जा रहा है कि इसे यदि नहीं रोका गया, नहीं कंट्रोल किया, तो आने वाले समय में सबसे बड़ा चैलेंज, बाकी बीमारियां पीछे हो जाएंगी, कैंसर नंबर 1 चैलेंज हो रहा है। रोकने का सबसे बड़ा एक कारगर कदम है कि हम अपनी जांच कराएं, हम जागरूक हों, हम कैंसर के बारे में जानें और अपनी जांच समय समय पर जरूर कराएं, वो जबकि हम स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। क्योंकि कैंसर शुरू में तकलीफ नहीं देता है, और जिस दिन आपको तकलीफ दिया उस दिन आप डॉक्टर के पास गए, समझिए देर हो चुकी है। इसलिए जरूरत है कि आप समय रहते डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपनी इलाज जितनी से जल्दी हो सकती है, जितनी जल्दी हो सकती है आप तत्काल करावें। जी बिल्कुल, सतर्कता ही बचाव है, यही है किसी भी बीमारी से बचने का मूल मंत्र। आप भी रखें इन तमाम बातों का ख्याल और बिताएं एक स्वस्थ जिंदगी। डॉक्टर साहब, आज आप यहाँ आए और बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों की जानकारियां आपने हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, लेकिन अगर आपके मन में है कोई सवाल या फिर देना चाहते हैं आप हमें कोई सुझाव, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है etvhealthmantra@gmail.com। इन्हीं बातों के साथ मैं तन्वी अपनी पूरी हेल्थ मंत्रा की टीम की तरफ से आपसे लेती हूँ इजाजत, लेकिन इस वादे के साथ कि आप रखेंगे अपना पूरा ख्याल। तब तक के लिए नमस्कार।